नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की क्लास में हम अपने सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग रूल सीखने वाले हैं। रूल नंबर 61 से या फिर रूल नंबर 56 से 60, 61, 62 भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम 61 भी आज पढ़ा दें ताकि 101 रूल का जो हिस्सा है वो 20 क्लास में ही समअप हो जाए। टोटल 20 क्लासेज इस सीरीज़ में आपको मिलने वाली है, जिसमें आज हमारा जो है 12वां लेक्चर है। सारी सीरीज़ को शुरू से देखिए और आखिरी तक देखिए। 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक ये पूरा का पूरा वीडियो होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो 25 मिनट में ही समाप्त हो जाता है, अगर रूल ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा रटने वाले हो, समझाने जैसा कुछ उसमें नहीं हो। मैं हर बार की तरह एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये सारे के सारे रूल ऐसे हैं जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, या फिर मतलब ऐसे हैं कि ये बहुत रिपीटेटिव मोड पे आते हैं, या फिर ये आते हैं और आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसी तरीके के रूल्स का कलेक्शन लिया है ताकि मेंस की तैयारी आपकी अच्छी कराई जा सके। तो आज की क्लास को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। उसके पहले अगर कोई बच्चा नया है तो मैं उसको बोलूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन हिट कीजिएगा, और अपने सुझाव या अपनी कोई बात जो आप मेरे से रखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर दे पाऊँ, क्योंकि मेंस के लिए क्लासेस रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं रन कर रहा हूँ। मैं टेस्ट का जो सेक्शन है ना उसको प्लान करता हूँ कि अपन उसको लाइव रन कर सके। जल्दी प्लान करने वाला हूँ 1-2 दिनों में, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, मैं अपडेट दूंगा जो है कि कब अपन ये लाइव प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार ये आपका रिवीजन करा ले, उसके बाद अगर वर्किंग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो चलो आज के रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 56 को अगर मैं बोलूँ, ये रूल आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप प्री से मेंस तक जा रहे हो तो ये एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब मैं यूँ बोलूँ तो इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 100% आप इसे नोट करके रख लो। ये रूल बहुत मतलब वैसा है, जब मैं शुरुआती दौर पे मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने इसे जो रटा था वो ऐसा रटा था कि अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो पास्ट में मूव करता है। इसको कई बार मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाया भी है पिछले लेक्चर्स में कि जब सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट होता है पास्ट से मूव होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस का हिस्सा पढ़ के आपको समझना पड़ता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। इसको ग्रामेटिकली कुछ ऐसे भी समझते हैं कि अगर आपको क्लॉज समझ में आता है तो आपको ये बात समझना होगा, एक हमारा मेन क्लॉज होता है और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या एक हमारा जो है मेन क्लॉज होता है, दूसरा जो क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर आप ये पहचानना जानते हो सेंटेंस के अंदर, तो ये रूल ग्रामर के हिसाब से ऐसा कहता है कि अगर मेन क्लॉज हमारा पास्ट में है तो उसके बाद का जो क्लॉज आता है वो भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। हिंदी में इसका अगर तर्क समझना चाहते हो तो इसका तर्क ये होता है कि अगर मैंने कोई बात ऐसे शुरू की कि मैं पास का घटना कोट कर रहा हूँ और आगे की बात भी मुझे उस हिसाब से पास की घटना को ही कोट करना है, तो हमको पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में बनाना पड़ता है। लेकिन कई बार आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि आपके पास की घटना को कोट करने के लिए पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसको आपको देख के करेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरीके के हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ, मैं सबसे पहले वो पुराना तरीका बताना चाहूँगा जिस तरीके से मैं इसको पढ़ता था, जिसके मैंने इसे सीखा है और जिसको मुझे लगता है मैं आसानी से सिखा भी आपको सकता हूँ और जो आसानी से समझ भी आ जाएगा। कई बार मेरा साउंड थोड़ा कम रहता है तो मैं आज थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आवाज़ बहुत क्लियर कट पहुँच पाए। और एक और बात यह है कि पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ भी आ सकता है, क्योंकि पीछे वाली बिल्डिंग में थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा आप लोग इसको मतलब अवॉइड कीजिएगा और फोकस कीजिएगा कि आपको इस पर समझ पे आ जाए, क्योंकि ऐसा समय ही अपने को मिला है कि पीछे साउंड चल रहा है और मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, वरना क्लास डिले हो जाएगी। तो चलो मैं साउंड थोड़ा तेज़ रखता हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। जैसे हम सेंटेंस यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, वी वेंट, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। पास्ट से स्टार्ट ऐसे होगा कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे गो वेंट गॉन होता है, वेंट हमारा क्या है, V2 है। इसका मतलब ये है कि ये किस टेंस में बनाया जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जा रहा है। मतलब हमें ये पता चल गया कि पास्ट का है। वी वेंट टू एवरीवन बट नोबडी हेल्प मी। जब आप इस सेक्शन तक जाओगे तो आप ये कह रहे हो कि हम सबके पास गए थे, हम सबके पास गए थे। समझना, मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा, ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, इस वजह से समय दे रहा हूँ। हम सबके पास गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने मदद नहीं किया।
तो हम शुरू में क्या बोले थे, हम सबके पास गए थे। V2 है, इसका मतलब हम पास्ट में गए थे, तो मदद भी तो उन्होंने पास्ट में नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं कि हम पास्ट में गए थे, मदद उन्होंने अभी नहीं किया। हम तो यही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भैया हम 2019 में अपने दोस्त के पास मदद के लिए गए थे, उसने मदद नहीं किया, तो उसने भी 2019 में ही मदद नहीं किया ना। लेकिन अगर सेंटेंस के अगले हिस्से को देखोगे, जब बट से जुड़ा हुआ है, नोबडी हेल्प हिम, नोबडी हेल्प हिम, तो जब हम नोबडी की बात कर रहे हैं ना कि किसी ने मदद नहीं किया, तो आप ध्यान से देखो कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर आपका जो वर्ब है वो हेल्प है, और यहाँ पे हमने V1 का इस्तेमाल किया है। हमने क्या इस्तेमाल किया, V1 का। अगर हम V1 की बात करें तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर दिया, या हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में हो तो आगे का क्लॉज भी हम पास्ट में रखते हैं, या फिर अगर इसको जनरल समझते हो कि सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो आगे भी पास्ट में मूव करना चाहिए। दोनों तरीकों से इस बात को आप याद रख सकते हो। अगर आपको क्लॉज समझ में आता है तो ऐसे भी समझ सकते हो, और अगर नहीं होता है तो ऐसे, और हिंदी मीनिंग निकाल के भी इस बात को समझ सकते हो। तो यहाँ पे नोबडी हेल्प की जगह क्या होना चाहिए, नोबडी हेल्प्ड हिम, नोबडी हेल्प्ड हिम। अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा भर भर के पूछा जाता है, हर सेट में आता है, हर साल में आता है। जैसे लिखा है दे टोल्ड, जैसे हमने दे लिखा, टोल्ड लिखा, ये हमें क्या मिल गया, V2। दे टोल्ड द मैन, उसने किसी आदमी को कहा था, दैट दे हैव नो मनी, कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। अरे उन्होंने जब कहा था तभी ये बात बताई थी ना, उनके पास पैसा नहीं है। तो दे हैव नो मनी की जगह क्या होना चाहिए, ये भी हिस्सा आपका पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम इंसिडेंट ही पास्ट की कोट कर रहे हैं। तो अगर आपका मेन हिस्सा जो है अगर पास्ट में है, तो आपका जो सबऑर्डिनेट हिस्सा भी है वो भी पास्ट में होना चाहिए। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हो, इसको आप रट्टा भी लगा सकते हो। मैंने अपनी तैयारी के दौरान मुझे जो सबसे सही और सटीक लगा था कि अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो तो पास्ट में मूव करो, और इसके टेंस में देखोगे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। टेंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ T कैपिटल कर लेना। दे टोल्ड हिम, जैसे हम टोल्ड की बात करते हैं, V2 की बात करते हैं, हिम, दैट ही विल रिटर्न मनी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है कि यहाँ पे आपको V2 मिलेगा, यहाँ पे विल मिलेगा, तो विल को आपको कैसे कन्वर्ट करना होता है, वुड में कन्वर्ट करना पड़ता है कि सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ तो पास्ट में मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, राम आस्क्ड, राम आस्क्ड लिखा, V2 है, मी, मेरे से पूछा, सम क्वेश्चन एंड आई आंसर ऑल ऑफ देम, जब उसने मुझसे पूछा तभी मैंने जवाब दिया। तो मैं इंसिडेंट बात कर रहा हूँ, मैंने पूछा था, जवाब आज थोड़ा देगा यार भैया, जवाब भी तो वो उसी समय पे देगा ना। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ये आपका V1 है। जब आप इसमें ईडी लगाओगे तो ये क्या बदल जाएगा, V2 में बदल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट होगा, ये जो पूरी की पूरी बात होगी, ये वाकया पास्ट की थी, आपने पास्ट में बता दी कि हमने पास्ट में पूछा था, पास्ट में जवाब दिया। भैया समझ में आई बात। इसी तरीके से बात करूँ, ही सेड, यहाँ पे V2 है, दैट द वेंट टू कॉलेज, द की जगह टाइप एरर होगा, दे वेंट टू कॉलेज, दे वेंट टू कॉलेज। ही सेड दैट दे वेंट टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2 है, इसका मतलब है सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ही सेड, उन्होंने कहा, दे वेंट टू द कॉलेज, वो कॉलेज गए हैं, ये पास्ट का इंसिडेंट है, अपने आप में सही है। ही सेज, अब यहाँ पे देखना, ही सेज दैट ही गोज, विल गो, वेंट फॉर ए वॉक। ही सेज दैट ही गोज, विल गो, वेंट फॉर ए वॉक। अब अगर इसमें पूछें कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये किस में है, ये है V1 में। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस में इस हिस्से का मतलब हुआ ही सेज, उसने कहा, किस में कह रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है। ही गोज, ही विल गो। अब गोज जब लिखो ना, ही गोज फॉर ए वॉक, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसकी आदत बता रहे हैं, कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख के हम आदत बताते हैं। तो हम गोज वॉक भी लिख सकते हैं, और विल गो फॉर ए वॉक, वो जाएगा, हम दोनों बात कह सकते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात है तो हम हैबिट भी कन्वे कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं विल गो भी। और अगर हम बात करें ही सेज दैट, उसने कहा ही वेंट फॉर ए वॉक, कि वो गया था, तो अपने आप में ये भी सही है। तो हम, अगर ये हमारा प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट किसी में हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट किसी में हो सकता है, लेकिन अगर ये पास्ट में है तो आगे पास्ट में मूव करता है। अगर ही सेज लिख देना, सेज की जगह अगर हम सैड लिख दें तो ये हम फिर वेंट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम जो है इसमें ना ही गोज इस्तेमाल करेंगे, ना ही विल गो का इस्तेमाल करेंगे। तो जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है तब क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन असली बनता है जब ये पास्ट होता है, तो आगे का सेक्शन आपको पास्ट में रखना होता है। प्रेजेंट में इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट रखो, पास्ट रखो, फ्यूचर रखो, तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पास्ट रख रहे हैं तो यहाँ पे भी पास्ट रखना पड़ेगा, इस वजह से ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में देता है। इसी तरीके से बात करें, ही वेंट टू बाई ए कार एज सून एज ही गेट्स मनी।
अब जैसे हमने ही वेंट लिखा हुआ ना, ही वेंट, तो गो वेंट होता है, यहाँ पे V2 है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका दूसरा हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा जैसे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ ही गेट्स मनी, ही गेट्स मनी की जगह क्या होना चाहिए, गॉट मनी, गॉट मनी होना चाहिए। ही वेंट टू बाई ए कार, वो गया, जैसे ही उसे पैसा मिला वैसे ही वो कार बाई करने गया। तो पैसा मिलने के बाद वो कार बाई करने गया है। अगर वो कार पास्ट में बाई करने गया है, इसका मतलब है पैसा तो उसके और पास्ट में मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस ये कहता है जब उसको पैसा मिला तब वो कार बाई करने गया है। तो पैसा पहले मिला, कार बाद में बाई किया। अगर कार बाई करने का जो इंसिडेंट है अगर वो पास्ट में है तो पैसा मिलने का तो और भी पास्ट में होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो गेट्स है इसकी जगह गॉट होना चाहिए। समझ में आई बात? इसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको ये याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में, अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है आगे भी आप उसको पास्ट में मूव कराओ। ये वाली लाइन याद रखोगे तो ये रूल हमेशा आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करूँ अगले रूल की। एक बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो समझने वाली बात है। कुड का इस्तेमाल हम करते हैं जनरल एबिलिटी के लिए, हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल कब करते हैं? कैन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए, कुड का इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। उसमें एक और टर्म जोड़ लीजिए जनरल एबिलिटी बताने के लिए, कि हम ये बोलते हैं कि ये आदमी इस चीज़ के काबिल है, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता था, तो हम कैन कुड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम ये बात करें ना कि स्पेसिफिक एबिलिटी की, किसी पर्टिकुलर क्षण पे या मोमेंट्री एबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम कैन कुड का इस्तेमाल करने के बजाय हम मैनेज टू का इस्तेमाल करते हैं। मैनेज टू ये कहता है कि वो उस टाइम पे वो काम कर पाया, वो उस टाइम पे वो काम कर पाया। जैसे मैं बोलूँ कि किसी ने बहुत तगड़ा वाला जो है क्या बॉल डाला और वो यार था, वो बोल्ड हो सकता था, लेकिन सामने वाला बंदे ने इस तरीके से मैनेज किया, वो छक्का चला गया, तो वो उसकी जनरल एबिलिटी नहीं हुई, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एबिलिटी हो गई। तो अगर कोई मोमेंट्री एबिलिटी है तो हम उसके लिए कैन और कुड का इस्तेमाल नहीं करते, मैनेज टू का इस्तेमाल करते। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब मल्टीपल एग्जाम्पल से इस चीज़ को आपको समझाया जाए। तो चलो कुछ एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। जैसे लिखा ना, ही बॉल्ड ए डेडली यॉर्कर, ही बॉल्ड ए डेडली यॉर्कर। अब ये बंदा है, ये हमारी 3 स्टैम्प पे है। अब यहाँ पे एक बंदा है, उसने मूड घुमाया, ये बॉल लिए हुआ है, अब ये बोल रहा है, ये इधर 3 डंडी अपनी बनी हुई है, और यहाँ पे भी एक बंदा लिया हुआ है जो बैट सामने पकड़ के खेल रहा है। अब इसका मूड सनका, इसने बॉल यूं 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 घुमाया और यूं घुमा के इसकी टांग के बीच में मारा यॉर्कर। लेकिन ये बंदा ये बैट लेके इतना समझदार था कि वो इस बॉल को उसने क्या किया, बट ही कुड हिट इट फॉर ए 6। इस बंदे ने यूं बैट घुमाया और बॉल जाके बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी और इसको क्या बोला गया, 6। समझ में आई बात? अब अगर मैं बोलूं कि कुड क्या सही है यहाँ पे, नहीं, कुड सही नहीं है, क्योंकि इसकी जनरल एबिलिटी नहीं, वो हर बार ये काम नहीं कर सकता। मतलब हर यार्कर बॉल पे वो छक्का नहीं मार सकता, क्योंकि हर यार्कर बॉल पे अगर वो छक्का मार सकता है, इसका मतलब है कि हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट में होगा तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में होगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर बॉल पे ही वो ये चीज़ मैनेज कर पाया है, उसे छक्का मार पाया। दूसरी बॉल गिरेगी तो जरूरी नहीं वो छक्का मार पाए। तो ऐसे केस में हम कुड का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मैनेज टू का। समझ में आया? हमने इसीलिए मैनेज, क्योंकि उस टाइम पे मैनेज कर पा रहा है, तो ही मैनेज टू हिट इट फॉर ए 6। इसी तरीके से देखो, ही कुड मूव द बॉक्स टू द कॉर्नर दो इट वॉज वेरी हैवी। ही कुड मूव द बॉक्स टू द कॉर्नर, वो जो बॉक्स है वो कॉर्नर तक मूव कर सका। एक बॉक्स है, इसको उसने क्या किया, वो घुमा के इस कॉर्नर पे ले जाके डाल दिया। दो इट वॉज वेरी हैवी, यद्यपि बहुत ज़्यादा हैवी थी। मतलब उसकी जनरल एबिलिटी नहीं है कि वो हर हैवी बॉक्स को उठा के वो वहाँ जाके कॉर्नर पे लग दे। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन वो बंदा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे मैनेज कर पाया, यहाँ से वहाँ जाके रख पाया। तो ऐसी एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैनेज टू का। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैनेज टू का। इसी तरीके से ज़रा ध्यान से देखिए, द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड इफ़ ही वुड स्पीक इंग्लिश। जो जज है, जज ने टेस्ट किया एक्यूज्ड को कि क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है। अब मैं बोलूँ कि अगर कोई आदमी अंग्रेजी बोल सकता है तो उसकी परमानेंट एबिलिटी होगी ना। मान लो मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे अंग्रेजी बोलना आ गया, अब मैं हर टाइम पे बोल पाऊंगा, या तो बोल पाऊंगा या तो नहीं बोल पाऊंगा। एक बार सीख लिया तो हर बार बोल पाऊंगा। अब वो टेम्परेरी तो नहीं कि अभी कर पाऊंगा अगली बार नहीं कर पाऊंगा। अब अंग्रेजी बोलना सीख गया तो सीख गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जनरल एबिलिटी है। जनरल एबिलिटी के केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जरा ध्यान देखना, ही कुड फाइंड द बॉक्स इन दैट डार्क रूम। वो क्या कर सका, बॉक्स को ढूंढ सका एक डार्क रूम में। अंधेरे रूम में बॉक्स ढूंढना किसी की एबिलिटी जनरल नहीं हो सकती। मतलब कोई इतना नहीं है कि वो ब्लैक रूम है, अंधेरा डार्क रूम है और जाओ और तुरंत निकाल के चले आओ।
बस बात यह है कि आप जाके ऐसे टाला मटेली कर रहे थे, आपने उसे पकड़ लिया, पकड़ के ले लिया, तो उस टाइम पे आप मैनेज कर पाए हो, डार्क रूम में आप बॉक्स ढूंढना मैनेज कर पाए हो। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा, -2 का। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई चीज़ पर्टिकुलर मोमेंट पे कर पाते हो और उस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो हम -2 इस्तेमाल करते हैं। कैन और कुड का इस्तेमाल हम जनरल एबिलिटी के लिए करते हैं। कैन और कुड का डिस्कशन ऑलरेडी एक लेक्चर में हम कर चुके हैं कि कैन हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, कुड हम पास्ट के लिए करते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे कि -2 का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक एबिलिटी या टेम्परेरी एबिलिटी के लिए हम करते हैं कि जो थोड़े मोमेंट के लिए आपके पास वो क्षमता आ गई वो काम करने की, उसके लिए आप यूँ कह सकते हो कि भाई उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम मैनेज कर पाए हैं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं ये कर ही सकता हूँ, हर बार कर सकता हूँ, ये बॉक्स भारी है मैं उठा के डाल दूंगा, दोबारा भारी होगा तो भी डाल दूंगा, तिबारा भारी होगा तो भी डाल दूंगा, ये आर्कर बॉल आई मैंने छक्का मार दिया, अगली बार आएगा फिर छक्का मार दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है। तो जब भी ऐसी चीज़ है जो आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हो, मोमेंट पे कर सकते हो, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम मैनेज कर पाए थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो हम उसके साथ कुड का इस्तेमाल नहीं करके किसका इस्तेमाल करते हैं, -2 का इस्तेमाल करते हैं। और ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इस वजह से एक्सप्लेनेशन इसका बनता है। वर्ब की बहुत सारी लिस्ट हमने डिस्कस की है, वर्ब की एक और लिस्ट अपन डिस्कस करते हैं। एक ये आपके एग्जाम में आता है बहुत, और कन्फ्यूज़न भी बहुत करता है क्योंकि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत नियर बाई है। इस 100 का मतलब होता है काटना, काटना मतलब 100 का मतलब क्या होता है, काटना। और इसका मतलब होता है बोना, एक का मतलब होता है बोना, दूसरे का मतलब होता है काटना। जब आप बीज बोते हो तो इसका इस्तेमाल करते हो, जब आप पेड़ वगैरह काटते हो या कुछ काटते हो तो 100 का इस्तेमाल करते हो। 100 शॉर्ट शॉन होता है और 100 शॉर्ट सॉन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसकी स्पेलिंग में वो आता है, इसकी स्पेलिंग में ये आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप दोनों को याद रखने के बजाय सिर्फ एक को याद रख लो और उसके जस्ट अपोजिट आ जाए तो बस याद रख लो कि एक का मतलब काटना होता है, दूसरे का बोना। जब हम दोनों याद करते हैं तो याद नहीं होता है, जब हम एक याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बच जाता है, दूसरा जब आता है तो हम ये मान के चलते हैं ये दूसरा वाला है। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं। हम बोले ही सॉड या शॉर्ट द डू इन हाफ। अब यहाँ पे हम दो हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं, तो हम काटने वाले की बात कर रहे हैं और हमको क्या चाहिए, V2। तो हमारा सही क्या होगा, हमारा ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। इसी तरीके से बात करें ही हैज शॉन द सीड्स इनटू द फील्ड। अब बीज बोने की बात कर रहे हैं, जब बीज बोने की बात कर रहे हैं तो SO वाली बात करेंगे, S वाली बात नहीं करेंगे, तो ये अपन यहाँ पे काट देंगे। SO और ऐसे याद रख सकते हो आप। फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर फील्ड में क्या कर रहा है, कॉर्न के बीज को बो रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉ लेना है, तो SOW वाला लेना है। क्या लेना है, SOW वाला लेना है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SAW वाला लिखना है। और आपको अगर ये याद है तो शॉर्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट होती है, ED नहीं होती, सिर्फ सिंपली D होती है। ये रट्टा मारने वाला पार्ट है जिसको आपको रटना पड़ेगा। ये वर्ब का एक सेक्शन है जो आपके एग्जाम में आता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार आ चुका है। स्पेशली ये वाला जो है बहुत आता है, शॉ। हम कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, शी सॉ शीन में होते हैं। सी शॉ शीन होता है ना, इस सी का मतलब होता है देखना, इस सी का मतलब होता है देखना, ये उसका V2 फॉर्म होता है, इसका V3 फॉर्म होता है। और ये जरा देखो, ये V1 फॉर्म है किसका, काटने का, ये V1 फॉर्म है काटने का। तो जो डाउटफुल सेक्शन होता है वो ये वाला सेक्शन होता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन इसको भी आप याद रख लो कि अगर आपको शॉ V1 की तरह, सी शॉ शीन होता है ना, ये देखने का होता है, ये सॉ V2 के फॉर्म में आता है वहाँ पे, पर ये जब सॉ V1 की तरह इस्तेमाल हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काटना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इसके आगे चले अपन, ठीक है ना। शाइन और शाइन, ये बहुत समझने वाली बात है। इसकी जो V1 के फॉर्म है जरा ध्यान से देखिए, इसकी स्पेलिंग दोनों के सेम है। अब एग्जाम में देखो कन्फ्यूजन तो आएगा, V1 इस्तेमाल होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, V2 इस्तेमाल करते वक्त आपको कन्फ्यूजन होगा। तो शाइन शोन शोन होता है, साइंड 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 होता है, साइन साइंड साइंड होता है, शाइन शोन शोन होता है। इस साइन का मतलब जो होता है वो होता है चमकना। क्या इसका मतलब होता है चमकना, जैसे सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चमकाना, चमकाना। जैसे शू पॉलिश करने वाला बंदा शू को क्या करता है, चमकाता है, शू को चमकाता है, पॉलिश कर करके उसमें शाइन लेके आता है, ठीक है ना। तो ये बस आपको याद रखना है, एक का मतलब होता है चमकना, एक का मतलब होता है चमकाना। जैसे सूरज हो गया, मिरर हो गया, ठीक है ना, ये सब चमकते हैं। बूट हो गया, जब पॉलिश होती है तो सब जो है चमकाया जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं द सन, तो सन की बात करेंगे तो शाइंड होगा या शोन होगा। तो सन क्या होता है, चमकता होता है।
सन चमकता है, अगर चमकने की बात करेंगे तो शोन का इस्तेमाल करेंगे, साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात हो रही है ही साइंड या शोन हिज शोज। अब यहाँ पे शोज जो है इंटरव्यू के लिए चमकाने की बात हो रही है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, SON का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका, साइन का इस्तेमाल करेंगे। मिरर की बात करेंगे, मिरर के केस में साइन नहीं आएगा, मिरर के केस में क्या आएगा, शोन, शोन आएगा ना, मिरर के केस में शोन आएगा। द मिरर शोन फॉर ए मोमेंट स्टर्डे, एक मोमेंट के लिए वो चमका। तो जब आपको पॉलिश रगड़ के चमकाना है तो इसका इस्तेमाल करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में चमकता है, जैसे सूरज हो गया, मिरर हो गया, ठीक है ना, तारे हो गए, तो ये वाला शाइन होता है, ठीक है ना। और तारे चमकने के लिए ट्विंकलिंग इस्तेमाल करते हैं, तारे के चमकने के लिए ट्विंकलिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला रूल है, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार आया है, मतलब अगर मेरे से पूछोगे ना मोर देन 50 टाइम्स आया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बस आपको समझना है कि देखो ये वर्ब जो V1 होते हैं, इन दोनों के सेम होते हैं, हैंग, लेकिन ये V1 इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनता नहीं, क्वेश्चन इस्तेमाल बनता है V2 और V3 को लेके, और ज़्यादातर अगर देखोगे तो V2 को लेके क्वेश्चन बनता है। तो ये कैसे आता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैंने क्या काम किया, कोई चीज़ ऐसे लगा के, मतलब मैंने कोई एक फ्रेम लगाया, फ्रेम लगा के एक कील लगा के इस पर चिपका दिया। एक हो गया ये लटकाना, एक हो गया कि हमने एक आदमी को है अब ऊपर रस्सी लटका के इसके गले में लटका के इसको फांसी पे लटका दिया, ठीक है ना। तो जब हम किसी को गर्दन से लटकाते हैं, जब हम किसी को गर्दन से लटकाते हैं तो हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब किसी को गर्दन से लटकाते हैं तो हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी को हम वॉल से लटकाते हैं, जब हम दीवार से सरफेस से कोई लटकाते हैं तो हम हंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, सब हंग किया जाता है, और आदमी जब फांसी पे चढ़ाया जाता है तो हैंग्ड किया जाता है। बस इतनी ही चीज़ है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एवरीवन हंग या हैंग्ड हिज बैग आउटसाइड द डोर। अब मान लो अगर आप अपना बैग बाहर, दरवाजे के बाहर कहीं वॉल पे अगर हैंग कर रहे हो तो सिंपल जो है हंग कर रहे हो, V2 इस्तेमाल करना है, तो आप क्या काम कर रहे हो, हैंग कर रहे हो, हैंग्ड नहीं कर रहे हो। ही वॉज फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी पाया गया, एंड हंग या हैंग्ड लेटर दैट डे, वहाँ उसे फिर फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो ये वाला जो हैंग्ड है ना, ये इस्तेमाल होता है, मतलब गर्दन से लटकाने की बात होती है। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल, जो सर्वेंट होगा वो वॉल पे ये हैंग्ड नहीं करेगा, हंग करेगा। जैसे अगर कोई गांव वाला बच्चा है तो गांव वाले बच्चों को पता होगा कि अपने इधर दलान बोली जाती है एक, उधर गांव में, मतलब एक बैठक्का जिसको बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है दलान। तो दलान में बाहर एक ऊपर से जो है एक, हम लोग क्या काम करते थे, क्योंकि गांव की जो छतें होती बहुत ऊपर होती है, तो ऊपर से एक रॉड लटकाया रहता था, उसमें अपनी लालटेन आती है, लालटेन में अगर मैं लालटेन बनाऊं, मतलब पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे करके ले लूँ, कुछ ऐसे ले लूँ, तो एक ऐसे करके उस पर वो आता था, फिर ऊपर से ऐसे कटिया टाइप की फंसी थी, इसमें हम क्या कर देते थे, लटका देते थे। तो अगर उस पे अगर हम लटका रहे थे ना, तो ये हंग होता है, ये हैंग्ड नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। या फिर मान लो ऐसा कुछ दीवार में बाहर निकला हुआ, इस पे ले जाके हमने लालटेन इधर पे लटका दिया, ठीक है ना, लैंप लटका दिया, तो ये क्या होते हैं, ये हंग होते हैं वॉल से। हैंग्ड का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी को फांसी पे चढ़ाते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है SSC का, जो लगभग हर साल किसी न किसी सेट में पूछता ही पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये याद नहीं हुआ तो बहुत बुरी बात है। इसके बाद अगले रूल की तरफ मूव करेंगे। ये एक और क्वेश्चन है जो 10 बार पूछा जा चुका है, बहुत आसान भी है, बस एक बार इसको सिंपल सा समझना है। एक पेयर है। इन्वेंट का मतलब होता है कोई नई चीज़ क्रिएट करना, डिस्कवर का मतलब होता है जो ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है पर लोगों के नॉलेज में नहीं है उसको ढूंढना। तो अगर कोई चीज़ पहले से क्रिएटेड है उसे ढूंढ रहे हो तो डिस्कवर कर रहे हो, अगर कोई चीज़ शुरू से एकदम नया बना रहे हो तो इसको बोलते हैं इन्वेंट करना। जैसे एडिसन डिस्कवर्स द लाइट बल्ब, एडिसन ने डिस्कवर नहीं किया, स्पेलिंग गलत लिखा है, एडिसन डिस्कवर्स द लाइट बल्ब। तो अगर मैं बात करूं एडिसन ने डिस्कवर नहीं किया, क्या किया है, इन्वेंट किया है, क्योंकि लाइट बल्ब पहले थी नहीं, बनाया किसने, बनाई ही एकदम नया नया एडिसन ने। ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया है, मतलब उसे बनाया है, खोजा नहीं है। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, नया बनाना, आविष्कार करना या फिर नया बनाना, जबकि डिस्कवर की बात करें तो खोजना होता है, इसका मतलब हिंदी में खोजना होता है। तो ग्राहम बेल डिस्कवर्ड द फोन, ग्राहम बेल डिस्कवर्ड द फोन की जगह क्या होना चाहिए, इन्वेंटेड द फोन, इन्वेंटेड द फोन। और अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा है हु इन्वेंटेड अमेरिका, तो अमेरिका पहले से था, इसे डिस्कवर किया गया है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका होना चाहिए, ना कि इन्वेंटेड। ये बहुत मतलब कॉमन वैसा है जो आपके एग्जाम में
आता है। हम लोग ऑलमोस्ट अपने ग्रामर के रूल के एंड की तरफ चल रहे हैं। एक और है, आज हम रूल थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक है कन्फर्म, एक है कन्फर्म। ये मतलब प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर रहता है। कन्फर्म और कन्फॉर्म, मतलब मैं कई बार ना इसका स्पेलिंग डिस्टॉर्ट करके जो है स्पेलिंग के हिसाब से याद कर लेता था अपने तैयारी के दौरान, उससे ज़्यादा आसान रहता था, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही करते करते ना इन सब चीज़ों में एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ये कन्फर्म सभी लोग जानते हैं, मतलब ये बहुत जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि टू प्रूव, या ये कहना कि हाँ ये बात सच है, ये सही है, कन्फर्मेशन दे रहे हैं। कन्फर्मेशन सुना ना, ये कन्फर्मेशन वाला कन्फर्म है, किसी चीज़ को साबित करना कि हाँ ये चीज़ सही है, ये यही है, मतलब प्रूफ हो गया भाई, तो टू प्रूव करना हो गया। और ये कन्फर्म का मतलब होता है टू ओबे द रूल, मतलब किसी रूल का पालन करना, टू ओबे द रूल्स, टू ओबे द रूल्स। अब जैसे आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस हैं जिनको आपको देखना है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया था, योर प्रोजेक्ट शुड कन्फर्म टू द गाइडलाइंस मेंशन्ड इन आवर डॉक्यूमेंट। इसमें एरर फाइंड आउट करना था। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई गाइडलाइन फॉलो करने की बात है तो ओबे वाला सेक्शन होना चाहिए, ये स्पेलिंग होना चाहिए, CONFORM, ये होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 3 और एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? जैसे अगर हम बात करें, माई बॉस वॉज वेरी हैप्पी, या माई बॉस वॉज हैप्पी व्हेन आई कन्फर्म्ड या कन्फर्म दैट द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड। मेरे जो है बॉस बहुत ज़्यादा खुश हुए, कब? जब मैंने ये कन्फर्म किया, मैंने ये कन्फर्म कर दिया, बोल दिया कि हाँ भाई जो बात मैं कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश हो गया है। तो हम ये वाला कन्फर्म लेंगे क्योंकि हम प्रूव करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कोई रूल मानने वाली बात नहीं हो रही है। द एलिवेटर कॉन्फर्म्स या कन्फर्म्स टू द सेफ्टी रेगुलेशन। अब रेगुलेशन की बात हो रही, मतलब रूल से कन्फर्म करने की बात हो रही कि रूल का पालन हो रहा है, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। द कार सीट कन्फर्म्स या कन्फर्म्स टू द रूल्स अबाउट ट्रेवलिंग विद चिल्ड्रन। अब यहाँ पे रूल्स का ऑलरेडी कीवर्ड ही आ गया तो आपको पता चल जाएगा ये कन्फर्म नहीं होगा, क्या होगा? कन्फर्म होगा, ठीक है ना। वैसे भी इसमें मतलब टाइपिंग में कन्फर्म्ड, कन्फर्म्स और कन्फर्म्स ऑलरेडी मतलब इसका कलर चेंज कर दिया गया है, तो देख के भी अंदाज़ा लिया जा सकता था कि यही होगा, लेकिन आपको समझना है पढ़ के सेंटेंस को कि वाकई में यही होगा या यही नहीं होगा। इसके अलावा आज एक और रूल अपन डिस्कस करने वाले, नंबरिंग से छोड़ दीजिएगा, इसको 63 कर लीजिए, ठीक है ना। ये एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक हमारा होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना, कि हमने कोई चीज़ पाया, ठीक है ना। इसका V2 फॉर्म होता है फाइंड, फाउंड और फाउंड। लेकिन फाउंड अपने आप में एक नया वर्ब होता है जो V1 की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। जैसे मैं बोलूँ आई फाउंडेड माई पाठशाला इन 1917, आई फाउंडेड माई पाठशाला इन 1917, कि मैंने माई पाठशाला की स्थापना 1917 में की थी। एक्चुअली मैंने 2017 में की थी, लेकिन 1917 ले लो। आई फाउंडेड यहाँ का मतलब है मैं स्थापना की बात कर रहा हूँ। आई फाउंडेड माई पाठशाला इन 2017। समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखना कि कहाँ पे हम फाइंड लगाएंगे, कहाँ पे हम फाउंड वाला हिस्सा लगाएंगे। कंफ्यूजन तब होता है कि फाउंड इस्तेमाल हो और हमें ये समझना रहता है कि V1 लगाना है या V2 लगाना है, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ये बात तो हमें यहाँ पे याद हो जाती है, लेकिन जब एग्जाम्पल आता है तो उसमें बहुत डाउट होता है। दिस कंपनी वॉज फाउंड इन 1967। अब हमने ये पता चल गया कि फाउंड का मतलब क्या होता है? स्थापना करना होता है, स्थापना करना होता है। लेकिन हम कैसे पता चले कि ये वाला जो फाउंड है वो सही है? यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे, दिस कंपनी, ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस कंपनी वॉज लिखा हुआ है ना, तो वॉज अपने बाद, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वॉज अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। जैसे ही थर्ड फॉर्म लेगा, हमको फाउंड का क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, फाउंडेड, स्थापना करने वाले का। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब होगा वो होगा फाउंडेड। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। जैसे ही तुम कॉर्नर पे जाओगे तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे, यहाँ पे बात हो रही तुम पाओगे कैसा? एक हाउस जो पत्थर का बना हुआ है। तो यू विल फाउंड लिखा हुआ है, तो विल के साथ हमको पता है V1 लेना है, और यहाँ पे हमें पाना है, स्थापित नहीं करना है कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ चाहिए विल के साथ V1, V2 नहीं। और अगर हम पाना का फाउंड से रिश्ता देखें तो इस फाउंड का पाना जब मीनिंग होती है तब इस किस रोल में होता है? V2 रोल में होता है। हमें चाहिए V1। अब V1 के रोल में इसका जो स्पेल होता है वो होता है फाइंड। क्या होता है? फाइंड। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाइंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन।
आखिरी एग्जाम्पल है आज के दिन का, दे कुड नॉट फाउंड या फाइंड एनी मिस्टेक, उन्हें कोई मिस्टेक नहीं मिला। दे कुड नॉट, कुड के साथ आपको पता है V1 लेना है, V1 लेने की बात करते हैं, यहाँ स्थापना करने की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ मिस्टेक ढूंढने की बात हो रही है। मिस्टेक ढूंढने की बात होगी तो ये फाउंड नहीं लिखा जाएगा, फाइंड लिखा जाएगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, V1 चाहिए। समझ में आई बात? तो ये जो मैं रूल्स लेके आता हूँ, ये रूल्स वो सारे रूल्स हैं जो बहुत रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं। इनके सारे के आप नोट्स बना लो। अगर नोट्स बना लोगे ना, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये डायरेक्ट इन्हीं क्लासरूम से कट टू कट आपको मिल जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज की जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तब भी आपको ये सारे के सारे रूल्स मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होगे तब भी आपको ये सारे के सारे रूल्स मिलेंगे। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे अच्छे रूल्स हैं जिनकी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती है आपके एग्ज़ाम में। आज की क्लास में मैं इतना ही रखूँगा, और पढ़ते रहिए लगातार। अपने एग्जाम्स में जो बचे हुए दिन हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच में भी साझा कीजिएगा, और पूरी की पूरी सीरीज़ अच्छे से सही से देखिए। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। अगर आप सारी की सारी पूरी सीरीज़ देख जाएंगे, 21 लेक्चर मैं इस पूरी सीरीज़ में डिलीवर करने वाला हूँ। अगर ये 21 लेक्चर सही से आप देख जाएंगे तो आपके बहुत सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा वैसा स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ कि आपका समय बहुत ज़्यादा मैं बचाऊँगा। जो समय आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने दूसरे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में, इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत सारा समय आप शॉर्ट कर सकते हो मेरी क्लासेस के थ्रू, क्योंकि ये सारी क्लासेस कट टू कट है। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।